तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं दैट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे को वो रेसिप्रोकेट करते हैं। यानी जिस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास हो, अगर आप उस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन वापस आपके पास आ जाएगा। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूं, देखो ध्यान से। इसको याद रखने के लिए अभी जैसे मैं समझाऊंगा, अगर आप इसको उसी तरीके से याद रखेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न द फॉर्मूलाज, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है सारे इंटीग्रल्स याद करने के लिए, स्पेशल इंटीग्रल्स याद कर लेना जो क्लास 12th में आएंगे, बट बेसिक फॉर्मूलाज याद करने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी वहां पर। ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन, अच्छा हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था, साइन एक्स। अब ध्यान से देखना दोनों फॉर्मूलाज को मैं कैसे इंटीग्रल में चेंज करता हूं, और इंटीग्रल है क्या। सर माइनस साइन एक्स नहीं होगा? हाँ, दोनों फॉर्मूलाज को हम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है लिटरल मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का। जैसे कि लिटरल मीनिंग इंटीग्रेशन का आप समझते हो, टू इंटीग्रेट। टू इंटीग्रेट मींस बहुत सारी चीजों को ऐड करना, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन, तो सोशल इंटीग्रेशन में हम बात करते हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, वो सारे के सारे हम इकट्ठे लेके चलें, सबको ऐड कर दें। तो इंटीग्रेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एडिशन, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर वो सिग्मा भी हम यूज करते हैं एडिशन के लिए, तो देन व्हाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन। अब वो जो सिग्मा आप यूज करते हो वो सिग्मा नहीं होता बेटा, वो होता है समेशन। समेशन का मतलब भी होता है टू एड अप, बट समेशन की ना अपनी एक लिमिट है कि आपके पास कितने छोटे और कितने बड़े सैंपल्स होने चाहिए। इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है। यहां पर आप लिमिटलेस नंबर ऑफ क्वांटिटीज को या लिमिटलेस नंबर ऑफ सैंपल्स को ऐड कर सकते हो, और बहुत एक्यूरेट अगर आंसर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेशन हमारे पास जनरली दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो याद करो लास्ट क्लास में हमने एक कर्व लिया था, और उस कर्व की हमने क्या ली थी, एक टेंजेंट मार्क करी थी। और टेंजेंट वो पार्ट था जिसका हम स्लोप निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे ऐसे कितने स्लोप्स हो सकते थे वहां पर उस कर्व पे, देयर आर एन नंबर ऑफ स्लोप्स। अगर मैं छोटे छोटे सैंपल्स ले लूं, तो अगर उन सभी सैंपल्स को ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास वापस वही कर्व बन जाना चाहिए ना। यस सर। तो एग्जैक्टली यानी जो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन में हमने एक बहुत बड़े कर्व का एक छोटा सा सैंपल निकाला, और इंटीग्रेशन में हम उससे एक छोटे से सैंपल से वापस पूरा कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ध्यान से कैसे होगा, होता क्या, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। अगर बेटा इस डी बाई डी एक्स को, ये क्या है, मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। यानी जिस भी किसी टर्म के आगे डी बाई डी एक्स लगा होता है, उसको देख के मुझे समझ में आ जाता है कि इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। लेकिन बेटा इसके बिल्कुल उलट, अगर मैं आपसे कहता ये डी बाई डी एक्स इधर चला जाए, तो आपके पास बचता साइन एक्स इज इक्वल टू dx अपॉन डी ऑफ cos x, यही बचता ना। यस सर। अब हुआ क्या, ये फंक्शन यहां से उठ के, यानी ये ऑपरेटर यहां से उठ के जब इधर गया तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया। यस सर। ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/d इंटू cos x इंटू dx, ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं। यस सर।
ठीक है, नाउ दिस 1/d इज नथिंग बट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके साथ क्या लगा, cos x dx। यानी बेटा cos x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो देन योर आंसर इज sin x। तो अगर आपको sin x का डेरिवेटिव पता है तो आपको ये पता लग गया कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ये जो साइन है इस साइन को बोला जाता है साइन ऑफ इंटीग्रल। अब इस पर्टिकुलर साइन को यूज करने के पीछे देयर इज अ स्टोरी, ठीक है, और वो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये थी कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन इन फैक्ट, और न्यूटन के कंटेम्पररी एक और साइंटिस्ट, एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लिबिनिट्स, और लिबिनिट्स ने कुछ कैलकुलेशंस करनी थी, और वो कैलकुलेशंस ही वाज नॉट एबल टू ऐड दोज फिगर्स, उन फंक्शंस को वो ऐड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वो उन फंक्शंस को ऐड नहीं कर पा रहा था तो ही वाज राइटिंग द फंक्शंस लाइक सम ऑफ अ फंक्शन, फिर उसने लिखा सम ऑफ अ फंक्शन एंड सो ऑन। अब ये जो उसकी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन थी जिसको कि वो एंड अप नहीं कर पा रहा था, उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा था, तो उस कैलकुलेशन को सॉल्व करा था न्यूटन ने, और वो जो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद उसने जो आइडिया हमें दिया, दैट आइडिया वाज इंटीग्रल कैलकुलस। और उस इंटीग्रल कैलकुलस के साइन को इन कंसोलेशन फॉर द लिबिनिट्स उसने बोला कि ये जो सम का साइन है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाई दिस इज अ लॉन्ग एस। ठीक है, यस सर। ठीक है यस सर। सर। ठीक है। तो अब आपको मैं एक तरफ लिखता हूं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और एक तरफ लिखता हूं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, यू विल कम टू नो कि हाँ दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ओके सर। देखो सर इसके सर स्क्रीनशॉट भेजना। अब बेटा स्क्रीनशॉट अभी तक तो मैंने मिटा दिए, ओके सर, नो अब प्रॉब्लम। आगे वाले ले लेंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखेंगे ना उसके ले लेंगे। चलो, जब आप वीडियो देखोगे ना तब स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे वाले में ले लेता हूं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल था बेटा, कॉस एक्स के। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल था माइनस ऑफ साइन एक्स के। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इक्वल था secant स्क्वायर एक्स के। डी बाई डी एक्स ऑफ secant एक्स tan एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ secant एक्स इक्वल था secant एक्स tan एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स इक्वल था 1 अपॉन एक्स के। डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू द पावर x इक्वल था e रेज़ टू द पावर x। अब इन्हीं फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखो, देखना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ sin x यानी इंटीग्रल ऑफ sin x dx इज माइनस cos x। अच्छा एक और बात, जहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन हम लोग लगाते हैं s, इसकी कोई लिमिट्स नहीं लगाते, याद रखना इसके साथ साथ में एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है प्लस c। दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स दैट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑफ इंडेफिनिट टाइप। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसका रिजल्ट इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारे पास आया इसका रिजल्ट इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, बट दिस इज अ सर्टेन लिमिट कि यहां तक रहेगा। और अगर हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है तो फिर मुझे लिमिट्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी, वो सीखेंगे अभी लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है, बट अभी आप समझें कि
अभी बिना साइन के ही समझे, बिना सी के ही समझे कि cos x dx sin x होता है, sin x dx माइनस cos x होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx tan x होगा इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx secant x होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x होगा और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx e की पावर x ही रहेगा। ठीक है बेटा? सर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं करने हमें? करने हैं, बिल्कुल करने हैं बेटा, सारे बताऊंगा, चिंता मत करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जो आपने डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बताया डी अपॉन डी इज cos x इक्वल्स टू माइनस sin x का कोई कॉन्सेप्ट है कि माइनस कहाँ से आया या हाँ वी बेटा, जस्ट हैव टू लर्न इट? तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है। फिजिक्स में हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आपको कोई भी चीज हम ये नहीं कहेंगे कि इसको कर लो, बट राइट नाउ अगर मैं वो चीज अभी कराने लगूंगा, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ, क्योंकि आप उसको ना मैथ्स में, अच्छा मैथ्स में डिफरेंशिएशन है ना क्लास 11th में? यस सर। है। वहां पर यस सर, आपको बट ना अभी एक नहीं। वहां पर आपको ना एक टॉपिक कराया जाएगा जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, उस फर्स्ट प्रिंसिपल में जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, देन यू विल कम टू नो के माइनस कैसे आए, ठीक है? ओके सर। हाँ, so you will have this particular proof uh, in the case of getting derivative of sin cos x by using first principle, ठीक है? ओके सर। या मैं अलग से आपको भेज भी दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो अभी ओके हाल सर। फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए ये बात। अच्छा, जनरल फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या होगा? देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन किसके बराबर था? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है? यही होता था ना? यस सर। यस सर। और अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं x टू दी पावर n माइनस वन इंटू n dx, तो ये x की पावर n आ जाएगा वापस। अब ये कैसे होगा? तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आपके पास एक फंक्शन है x टू दी पावर n dx, तो इसका आंसर होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है? यानी अगर आपको दे दिया जाए x की पावर 5 dx, तो आंसर होगा बेटा x टू दी पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन। यहां आप एक कांस्टेंट c साथ में अप्लाई करेंगे, सो योर आंसर विल बी x टू द पावर 6 by 6 प्लस c, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो ये वाला रिजल्ट एग्जैक्टली आया कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा हो जो कि n इंटू एक्स की पावर n हो dx, तो बेटा n तो कांस्टेंट है, n को बाहर निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। नाउ द फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। तो इस सूरत में n को आप बाहर निकाल लें, x की पावर n माइनस वन में क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे n माइनस वन में 1 ऐड करके, यही होगा ना बेटा? यस सर। फिर से देखो, जनरल फॉर्मूला था x की पावर n, तो इंटीग्रेशन हुआ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, ठीक है बेटा? सर पर ये Yes, sir. +1 क्यों? बेटा जनरल रूल है,
जहां कहीं पर भी इंटीग्रेशन करते हुए वॉट एवर इज द पावर ऑफ n यू हैव टू ऐड 1 टू इट। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन करते हुए हम वहां पर 1 माइनस करते थे, लाइकवाइज इंटीग्रेशन में आपको 1 ऐड करना ही करना है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो बेटा n इंटू एक्स टू द पावर 1 से 1 कट गया, इधर भी 1 से 1 कट गया, तो वी आर लेफ्ट विद x की पावर n अपॉन n, n से n कट गया, तो योर आंसर इज x टू द पावर n प्लस c। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है सर। यस सर। तो यहाँ से एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि जब भी कभी हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद करेंगे तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि उसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। जितना हमारे लिए इंटीग्रेशन यूजफुल है सिर्फ उतना ही करेंगे, अननेसेसरी बहुत डिटेल में इसको करने की कोशिश नहीं करेंगे। सर इससे रिलेटेड सर कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? बेटा डायरेक्ट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जब आप ये चैप्टर्स करोगे, आगे जब आप काइनेमेटिक्स करोगे, तो वहां पर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, तो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द इंटीग्रेशन, इसीलिए कराया जा रहा है। ओके। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अपने जहन में एक बात बिठा लो बेटा, अपने मन में एक बात बिठा लो कि जब भी कभी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हमेशा पावर 1 से रिड्यूस होगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 से ऐड होगी। ठीक है, यानी अगर फंक्शन लीनियर है तो इंटीग्रेशन के बाद क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो इंटीग्रेशन के बाद क्यूबिक हो जाएगा। देखो कैसे, अभी मैंने आपको फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेटा ये। यस सर। यस सर। अब इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 4 dx लिख सकते हैं भाई, जैसे यस सर। यस डिफरेंशिएशन में सर। अलग अलग लिख लेते थे, इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख लिया। अब आप इसको क्या लिख पाओगे, जनरल फॉर्मूला क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर में 1 ऐड करा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है। जब 4 कांस्टेंट है और मैं 4 को अगर बाहर निकाल लूं तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। 1। तो 1 को इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिख सकते हो आप, x raised to power 0। x to the power 0। बिल्कुल, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हो गया बेटा, प्लस 3। नाउ लुक एट दिस फंक्शन, दिस बिकम्स x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x प्लस 3। नाउ दिस फंक्शन इज क्यूबिक इन नेचर। सर हम आंसर यही पे लीव कर देंगे। यहीं पे छोड़ देंगे। सर इसको एलसीएम भी नहीं लेना? नहीं, यहीं छोड़ देंगे। ओके सर। सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हो, क्लास लीव हो गई थी बीच में। हाँ बिल्कुल, किसी और की भी लीव हो गई है, अभी 2 जने और नहीं है क्लास। चलो कोई नहीं, देखो फिर से, ये फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब बेटा इस पर्टिकुलर फंक्शन को
अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे इंडिविजुअल फंक्शंस का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 4। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x to the power n plus 1 upon n plus 1, so this will be x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकाल लिया, नाउ दिस विल बी x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1। यस सर। अगेन बाय अप्लाइंग जनरल फॉर्मूला। अब 4 कांस्टेंट बाहर निकाला, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? 1। 1 को आप x की टर्म्स में क्या लिख सकते हो? x to the power 0 लिख सकते हो। यस सर। so this will be x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1। यस सर। So final answer is x cube by 3 plus 3x square by 2 plus 4x plus c। सर ओके। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? क्यूबिक में। अब मान लो कि एक जनरल फंक्शन होता है, एक सिंपल फंक्शन, लेट्स से 2x plus 5 dx। अब देखो क्या करेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 dx। 2 को कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 dx। 5 को कांस्टेंट बाहर निकाल लो, अंदर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 dx। so my answer is 2 into x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 5 into x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus c। so this will be 2x square by 2, 2 से 2 कट गया, plus 5x plus c। so answer is x square plus 5x plus c। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और देखो ध्यान से। आपके लिए याद रखने की बात है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू d by dt ऑफ पोजीशन। ठीक है, यानी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो तो वो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, डेफिनेशन है ना वेलोसिटी। हाउ कैन यू डिफाइन वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो आप Yes, इसको sir. लिख सकते हो v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब यहाँ पोजीशन को बहुत सारी अलग अलग बुक्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन की रिप्रेजेंटेशन s भी हो सकती है, x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, बट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही रहेगा। ठीक है, जब बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज, तो दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv बाई dt, Velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हो सीधा सीधा a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, और ये क्या था? ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो यहाँ हमने दो फॉर्मूला याद करे। एक फॉर्मूला मेरा v इज इक्वल टू ds बाई dt, दूसरा a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, ठीक है सर। यानी कि अगर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
जो अब हम कर रहे हैं, ठीक, इसको सभी लोग, अगर आप क्लास में बीच में साथ साथ कुछ और काम करते हो जो कि आजकल बच्चे करते हैं, तो बेटा कृपया करके अभी हाल फिलहाल के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उसे छोड़ दें, और छोड़ने के बाद सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें और उन शब्दों पे ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? पोजीशन से मिलेगी वेलोसिटी, से मिलेगी एक्सेलरेशन, लेकिन कब? जब आप पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है? यस सर। ये यहाँ सर पे ये मुझे लिखा है, समझ नहीं आया। देव, ये यहाँ पे क्या लिखा है? वेलोसिटी मिली किसका डिफरेंशिएशन करके? पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके ना। यस सर। तो बेटा यही तो लिखा है। अच्छा, हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे, ये एड टू मेमोरी है, याद रखने के लिए कि ओके आप सर। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन। लेकिन होना चाहिए हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? ओके सर। अब उल्टा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा? वेलोसिटी। देखो उल्टा चल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आ रहे हैं ना अब हम। यस सर। यस सर। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगी? पोजीशन। तो मैंने इनिशियली जो बात की थी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पर ये हो रहा है कि पूरी की पूरी मतलब अगर प्रोसेस को हम रेसिप्रोकेट कर दें, तो पोजीशन से मुझे वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अगर मिल रहा था, तो मैं अगर एक्सेलरेशन से इसको रेसिप्रोकेट करना शुरू करूं तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन से वाया इंटीग्रेशन वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एंड वी गेट पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा? ठीक है सर। यस सर। ठीक है। अगर मान लो सिंपल dx लिखा हो तो dx का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? सर x1/1। हाँ बिल्कुल ठीक बात। देयर इज नथिंग देयर, so it means this is x to the power 0 dx, है ना? So your answer will be x की पावर 0 plus 1 upon 0 plus 1, यानी x आ गया सर। यही बात अगर dv लिखा होता तो आंसर क्या होता? v। dt लिखा होता तो आंसर क्या होता? t। टी। भाई v कैसे आता? v फिर ऐसे आता कि v की पावर 0 dv, तो आंसर आता v की पावर 0 plus 1 upon 0 plus 1 v। सिमिलरली t आ जाता। इसकी जगह अगर a लिखा, सॉरी da लिखा होता ए। आंसर a आता। ये बातें याद रहेंगी यस सर। यस सर। क्योंकि ये आगे यूज होंगी। बिकॉज अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा वो काइनेमेटिक्स होगा, ठीक है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, सर काइनेमेटिक्स एक टॉपिक है ना सर, वो चैप्टर के अंदर। काइनेमेटिक एक यूनिट है, काइनेमेटिक्स एक यूनिट है। काइनेमेटिक्स के 3 चैप्टर हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके सर। मोशन इन 2 डायमेंशंस, और फिर उसके बाद उसमें वेक्टर्स भी है, प्रोजेक्टाइल भी। ठीक है बेटा? सर काइनेमेटिक एक पूरा यूनिट है। हाँ जी, काइनेमेटिक्स एक पूरी यूनिट है। ओके सर। तो यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. If anybody is having any doubt, clear right now, so that कि अब इसके बाद जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई दिमाग में किसी तरह का संशय, किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं। सो हाँ बोलो। सो जो लेफ्ट साइड पे एस्टेरिस्क में x टू द पावर n-1 वो किसके लिए था? ये वाला जो इसके नीचे वाला, ये वाला दिस इज जस्ट अ फंक्शन यार। मैं ये बता रहा था कि ये जो रिलेशन है n into x to the power n-1, this we have got by differentiating the function x to the power n ना। यस सर। मतलब this was the result of derivative of x to the power n, और अगर उसके रिजल्ट को मैं इंटीग्रेट कर दूं then we have the function with us again. ओके सर। This is to show that both the processes are इक्वल, reciprocals of each other. सॉरी रेसिप्रोकल, मतलब they are reciprocating each other. मतलब यस सर। डिफरेंशिएशन से जो मुझे रिजल्ट मिला, इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकेटिंग इट, मुझे सेम वही फंक्शन मिल रहा है। मैंने इनिशियली आपसे क्या कहा था कि अगर मेरे पास एक कर्व है और मैंने उस कर्व, लेट्स से कि ये मेरे पास एक कर्व था और इस कर्व का मैंने डेरिवेटिव निकाला था बाय कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप, और इसका स्लोप मैंने इस टेंजेंट के थ्रू निकाला और इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने स्लोप ले लिया था। तो अब ये जो सैंपल है, ऐसे ऐसे कितने सैंपल्स हो सकते हैं इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर या कर्व के ऊपर? एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, 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 हो सकते हैं ना बहुत सारे। यस। और हर कर्व के ऊपर हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, है ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब जितनी ज्यादा आप टेंजेंट्स ड्रॉप कर सकते हो उतने ही ज्यादा सैंपल्स होंगे वहां पे, और आप एक सैंपल का डेरिवेटिव निकाल के ये कह रहे हो कि भाई दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वही सैंपल्स पूरे के पूरे इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा क्या? दिस होल फंक्शन, है ना? यस सर। अगर मैं दोनों को एक सभी सैंपल्स को इकट्ठा कर दूं तो मुझे वापस यही मिलेगा। यस सर, समझ गया। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो जाएगा इसको इस तरह से समझना। टेलीपोर्टेशन कितने ने सुना है? व्हाट इज टेलीपोर्टेशन? Sir, traveling from one place to another in just 1 second. अच्छा, 1 सेकंड लगना चाहिए, 1 सेकंड से कम में नहीं जा सकते। सर जा सकते हैं 1 सेकंड Sir, से कम। mean sir, कहने चुटकी का में। मतलब, अच्छा सुनो, कहने का मतलब ये है, टेलीपोर्टेशन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बहुत सारे साइंटिस्ट, इनफैक्ट बहुत सारे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अभी हाल फिलहाल ये क्लेम करते हैं दैट दे हैव टेलीपोर्टेड समथिंग, कि टेलीपोर्टेशन इज पॉसिबल नाउ, ठीक है? ऐसे कुछ क्लेम्स अलग अलग टाइम पे सुनने को मिले, ठीक है? और इसका जो फर्स्ट इंस्टेंस था वो वर्ल्ड वॉर 2 में शायद सुनने को मिला था, इनफैक्ट, या वर्ल्ड वॉर 1 में, आई थिंक इट वाज इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है? 2 के आसपास था शायद 2 के आसपास था। तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम से एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो एक पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी आपको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जहां इट वाज स्टेटेड दैट आइंस्टाइन वाज रिपोर्टेडली वर्किंग फॉर यूएस आर्मी, ठीक है? और यूएस आर्मी के साथ काम करते हुए उसने एक पूरा का पूरा जो शिप था वो टेलीपोर्ट किया था, ठीक है? अराउंड 700 नॉटिकल माइल्स, इतने दूर तक उसने उसको टेलीपोर्ट कर दिया था, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया था। और टेलीपोर्टेशन का फर्स्ट इंस्टेंस उसको कहा जाता है, और ये क्लासिफाइड है बेसिकली, और क्योंकि ये क्लासिफाइड है तो इसको ज्यादा लोग इसके बारे में, मतलब यूएस आर्मी का एक क्लासिफाइड है बेसिकली, तो इसके बारे में जनरली जब भी कभी बात की जाती है तो लोग यही कहते हैं कि ये र्यूमर है, बट ऑब्वियसली इसके बारे में बात बहुत हुई और उन फैमिलीज से भी बात की गई थी जिन फैमिली के जो पर्सन्स थे वो उस पर्टिकुलर शिप के ऊपर क्रू मेंबर्स थे, ठीक है? तो रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस है। तो वहां हुआ क्या था एग्जैक्टली? यानी
ये मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे टेलीपोर्ट करना है, ठीक है, तो टेलीपोर्टेशन में एक दो प्रोसेसेस होती हैं। पहला कि आप इस ऑब्जेक्ट को डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करने का मतलब क्या, आपने इस फंक्शन को छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट किया, ऐसे ही हम इस ऑब्जेक्ट की सैम्पलिंग करेंगे और इसको छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट करने के बाद जहां कहीं पे भी हमें इसे भेजना है, वहां भेजने के बाद इसकी रीअसेंबलिंग भी तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो जो मेथड है जिसके थ्रू आप इसको छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट करते हो, दैट मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और जहां आप इसकी रीअसेंबलिंग करोगे और वापस इसको ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे या बना दोगे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा सही है। अच्छा, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल इस तरह के काम आप आफ्टर द इनोवेशंस एंड डिस्कवरी ऑफ मतलब इनफैक्ट हम ये बोले, जब से ना टीवी आया और टीवी के बाद से जब से लाइव ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ ना चीजों का, हमारे इसी 19th सेंचुरी में, जब हमने इनफैक्ट 20th सेंचुरी के अंदर मतलब 1900 समथिंग में जब टेलीकास्ट होना शुरू हुई चीजें और इवेंट्स को टेलीकास्ट किया जाने लगा, उस टाइम से सैम्पलिंग थ्योरम के बिना इसको टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता था। आज भी आप ये देखो, आपकी एक पिक्चर के अंदर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एक तरीके से टेलीकास्ट हो रहा है। अब आप ये सोचो कि ये टेलीकास्ट होना इतना आसान नहीं है, इसके अंदर देयर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस इन इट। सबसे पहले जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट होता है बेटा। इन छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये एक लाइन के अंदर सारे के सारे सैंपल्स बैक टू बैक कनेक्टेड सर होते एक हैं छोटी छोटी स्क्रीन्स होती हैं बहुत, with all the smallest of the informations in it, और उसके बाद जाके कहीं ये आपके स्क्रीन के ऊपर वापस रीअसेंबल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे साइड से सबसे पहले क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन मेरी तरफ से हो रहा है तो डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा होगा, आपकी तरफ क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, तभी आप उसको रिट्रीव कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा? तो सर ये दोनों लाइफ का पार्ट होते ही हमेशा। हाँ एग्जैक्टली, ये है ही। जितनी भी प्रोसेसेस आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, ये उसका एक बेसिक पार्ट है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। नाउ दिस मच अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सफिशिएंट फॉर यू, नॉट मोर देन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने भी नहीं वाली है इंटीग्रेशन की। हाँ, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है, अलग अलग तरह के आपको वो मिल सकते हैं उसके अंदर, व्हाट यू कैन से फंक्शंस मिल सकते हैं जिनका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े। बट अभी हाल फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन इज, दिस मच अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड और तो कोई डाउट नहीं है किसी का? नो सर। अच्छा चलो, अब ये बता दो, पिछला टेस्ट कैसा था? सर उसमें जो आपने लास्ट क्वेश्चन लास्ट में था वो सब, बाकी सब हो गए थे। जो मैंने Yes, सबसे sir. बाद में डिक्टेट किया था? यस सर, 1 Yes, पाउंड sir. और 1 इंच। हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई बेटा? सर उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मतलब कि में कैसे कन्वर्ट, ग्राम में कैसे कन्वर्ट होगा। अच्छा सर ओके, मतलब ये पता नहीं चला कि मतलब पाउंड्स को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ओके। और किसी को कोई डाउट? समीर, मैंने एक मैसेज किया था कि क्या तुम्हारे पास रिफ्रेशर है? तुमने रिप्लाई नहीं किया। नहीं सर, आपका मैसेज नहीं आया। देखो, मेरी तरफ से डिलीवर्ड है। जब हमारी बात हुई थी, जब आपने कहा था सर ये वाले क्वेश्चंस के अंदर मुझे अच्छा, डाउट रहा, तो मैंने ऐसे बोला मैंने था, ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था कि आप शायद प्रैक्टिस उतनी नहीं कर रहे हो, और क्या रिफ्रेशर है? सर रिफ्रेशन नहीं है। बेटा एक रिफ्रेशर परचेज कर लो, ठीक है? बिना यस सर। रिफ्रेशर के प्रैक्टिस होगी नहीं। आपका एग्जाम कौन सी डेट को है?
So next Monday. नेक्स्ट मंडे है, तो बिफोर दैट एक रिफ्रेशर परचेज कर लें, ठीक है। रिफ्रेशर कौन सी परचेज करनी है? वैसे अगर मैं बोलूँगा तो आप कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स ले लेना, ठीक है, या तो ऑनलाइन मंगा लो, आ जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव की दो आती हैं, एक आती है बेटा आपकी प्रैक्टिकल बुक, आपको प्रैक्टिकल लैब मैनुअल नहीं चाहिए, आपको थियोरी बुक चाहिए, ठीक है, लक्ष्मी पब्लिकेशंस। या फिर आपको लेनी है तो फिर आप बेटा प्राची पब्लिकेशंस भी ले सकते हो, एस.एल. अरोड़ा भी ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं आपके, मॉडर्न एबीसी भी है, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, ठीक। या आपके स्कूल टीचर ने कोई अगर सर स्कूल टीचर ने तो 2 सजेस्ट की थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स और एक मॉडर्न एबीसी। तो जोन सी आपको मिल जाए वो ले लो, बिना उसके प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और बिना उसके प्रैक्टिस करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो उससे प्रैक्टिस तो कतई नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिस के लिए वो रिक्वायर्ड। दूसरी बात, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था वो बेटा, n2 फाइंड आउट करना था, तो n2 होता m1/m2 पार a, l1/l2 पार b, t1/t2 पार c। मैंने बोला था 100 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होती है? पार होती है। पार का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, ml2 t-2 अपॉन t, यानी ml2t-3, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू, अच्छा n1 भी साथ था, तो ये 100 हो गया, ये था 1 kg अपॉन 1 पाउंड दिया था मास 1, लेंथ 1 मीटर, यहाँ 1 इंच दी थी ना मैंने, टाइम 1 सेकेंड, और ये कितना दिया था? 1 मिली सेकेंड, 1 Yes, मिलीसेकंड। sir. ठीक है, 1 मिली सेकेंड पार माइनस थी, हो तो गया बेटा। देखो 100, 1 पाउंड का कन्वर्जन मैंने आपको पहले बता रखा है, ये आपको याद होना चाहिए था, 450 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 450 ग्राम्स, सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/450 पाउंड्स, और इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस विल बी 1 kg एंड दिस विल बी 1000/450, यानी 100/45 pounds is equal to 1 kg. So 1 pound is equals to 45/100 kg हो जाना चाहिए। तो मुझे 1 kg को पाउंड में कन्वर्ट करना था, तो 100/45, so this is 100/45, पाउंड से पाउंड कट के 1 रह गया। 1 मीटर को इंच में कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, 1 इंच, 1 इंच किसके इक्वल होता है बेटा? 2.5 सेंटीमीटर्स। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। So 1 inch 2.5 centimeter, so 1/2.5 inch is equal to 1 centimeter। इसको 100 से करा, इसको 100 से करा, so this will be 1 meter equal to 1000/25 inches, तो हो गया, this will be 1000/25, इंच से इंच कट गया, ये स्क्वायर हो गया। अब बेटा मिली सेकेंड की बात करें, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड्स, है ना? यस So सर, इसका तो पता था। 1 second is 1/10⁻³ है ना? मिली सेकेंड से मिली सेकेंड कट गया, अब सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी अगली बार, और अगली बार स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। So सर ये हाँ चैप्टर बताओ। फिनिश? हाँ देव, सर मैं नहीं था सर, किसी और ने पूछा। मुझे क्वेश्चन में एक डाउट था सर, टेस्ट का नहीं था वो, मैं आपको हाँ उसकी बताओ। पिक्चर भेजूं हाँ या पिक्चर भेज ऐसे दो, होता?
भेज दो। देव क्या डाउट है बेटा? सर डाउट नहीं सर, बस मुझे पूछना था कि सर ये फर्स्ट चैप्टर खत्म। हाँ बेटा, फर्स्ट यूनिट खत्म। ओके सर। ठीक है, फिर भी आपको बुक तो आ गई ना अब आपके पास? यस सर, आज आ जाएगी। प्रैक्टिस शुरू करो बेटा। ठीक ओके है बेटा, सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सर आप अपनी काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। में हाँ बोलो बोलो। सर काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे पहले। सर बड़ा चैप्टर है या छोटा? देव, पूरी 11th करनी है बेटा, अब बड़ा हो या छोटा हो, ओके 11th सर। पास करनी है। हमारा मेन एम होना चाहिए, हमें 11th पास करनी है अच्छे मार्क्स के साथ, यस सर। सो दैट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इस पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई कर सकें। ठीक है? यस सर। ओके सर जो सर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वो सर जो 9th में हमारा चैप्टर था मोशन, उसी का थोड़ा ब्रॉड करके है। हाँ बेटा, उसी का थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, अगर आप 9th वाला पढ़ लेंगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। समीर देख के सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? यस सर। सर इसमें ना मेरा बस उसका साइन गलत है। वी अच्छा टू चलो टी कोई टू नहीं, एंड में वो माइनस होना चाहिए। ठीक है मैं देख के करता हूँ। ओके सर। थैंक यू सर।